कामिनी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करके ये शादी नहीं कर सकते। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अगर मैं खुद खुश नहीं रह सकती तो तुम्हें और इस लड़की को तो बिल्कुल खुश नहीं रहने दूंगी। मैं इसे जान से मार दूंगी। कामिनी ने अपने दोनों हाथ आरोही की गर्दन पर रखे। वो अपने नाखून उसकी गर्दन में गड़ाने लगी। तभी आरोही ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसे फर्श पर धक्का दे दिया। कामिनी फिर से ठंडे फर्श पर जा गिरी। आज उसकी इतनी इंसल्ट हो रही थी जितनी आज तक जिंदगी में उसकी नहीं हुई थी। अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद होने की वजह से उन्होंने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था और उसके दादा ने भी कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। और आज जिस वरुण को उसने अपने लिए चुना था उसी ने उसके साथ ऐसा किया। ये सोचकर ही उसने अपनी मुट्ठियां गुस्से में कसकर भींच ली। उसने अपने मन में कहा, आरोही, वरुण, अब मैं तुम दोनों को कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। आरोही, तुम्हें तो मैं जान से मार कर ही रहूंगी। अब मुझे अपने हाथों से ही आरोही को मरना ही होगा, तभी मेरे अपमान का बदला पूरा होगा। ये सोचते हुए कामिनी फर्श से ऊपर उठी। उसने वरुण की तरफ देखा पर उसकी आंखों में उसे अपने लिए कोई सिंपैथी नजर नहीं आ रही थी। उसने गुस्से में उस ट्रे को उठाया और उसे नीचे फेंक दिया, जिससे कांच फर्श पर फैल गया। तभी जब उसने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला तो अचानक से अंदर की ओर दौड़ कर आ गई। उसे ऐसे बिहेव करता देख वरुण ने कहा, अब क्या हुआ कामिनी? कामिनी ने कहा, मृत्युंजय यहाँ आ रहा है। ये सुनकर वरुण भी उसकी की तरह घबरा गया। उसने सिगरेट को बुझाकर ऐश ट्रे में डालकर बुझाया और कामिनी से कहा, तुम्हारे साथ जल्दी बाहर चल, जल्दी से, और दरवाजा बंद कर दियो और मैं भी अपने रूम में जाता हूँ। अब थारे को ही इसे संभालना है। कहकर वरुण वहां से निकल गया। वैसे तो ये रूम कामिनी का ही था, इसलिए उसने जल्दी से जाकर वॉशरूम में कपड़े बदले। आरोही वहीं खड़ी थी। उसे धीरे धीरे चक्कर आने लगे थे क्योंकि उसने अभी अभी वरुण की मन की आंखों को पढ़कर उसके मन की बातों को जानने की कोशिश की थी। उसे पता चल गया था कि वरुण सचमुच उसके पीछे पागल हो गया है और वो उसे पाना चाहता है। मगर जब तक वो कामिनी के मन की बातों को जानती तब तक उसे सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा था। उसे उसकी शक्तियां मिली तो थी, मगर उसे अभी उन्हें ढंग से प्रयोग करना नहीं आता था, इसीलिए उसे इतना दर्द होता था। उसने बिस्तर को पकड़ लिया और वहां बैठ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे बेहोश हो रही है। तभी कामिनी बाथरूम से बाहर आई और उसने आरोही की हालात देखकर कहा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा और ये खुद ही बेहोश हो गई। अच्छा है, अब इसे तो मैं रात में देखती हूँ। ये कहकर उसने रूम का दरवाजा खोला और रूम से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के साथ ही उसने रूम को लॉक भी कर दिया था और वो अपने कपड़ों को ठीक करते हुए बंगले के बाहर निकली। बाहर मृत्युंजय एक नौकर से बातें कर रहा था। जब उसने कामिनी को आते देखा तो उसकी आंखें चमकने लगी। कामिनी नीचे बैठी और नाटक करते हुए कहने लगी, मृत्युंजय, तुम्हें मैंने बहुत मिस किया। मृत्युंजय ने उसे कोल्डली देखा और वो उसके रूम में चला गया। कामिनी ने जब उसने देखा कि बिस्तर पर वहां कोई नहीं है तो वो हैरान हो गई। वो इधर उधर देखने लगी पर आरोही उसे कहीं नहीं दिखी। तभी मृत्युंजय ने कहा, कामिनी, तुम किसे यहाँ लाई हो? क्या बातें कर रही हो? क्या तुम कॉफी की बात कर रही हो कि उसे तुम रूम में नहीं लाई थी? कामिनी, कुछ तो बताओ, मैं तो तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं, वो ये कॉफी मैंने ही बनाई थी और मैं ही इसे अंदर लाई थी, मगर गलती से मेरे हाथ से ट्रे छूट गई थी। कामिनी ने कहा, क्या तुम 2 कप कॉफी लाई थी? लेकिन क्यों? क्या कोई आया था यहाँ? उसने फिर से सवाल किया। कामिनी ने कहा, वो मुझे ज्यादा कॉफी पीने की आदत हो गई है ना, इसलिए मैं 2 कप में कॉफी डालकर कर ले आई थी, पर आते वक्त मेरा पैर फिसल गया था और कुछ नहीं। मृत्युंजय ने कहा, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? कामिनी ने कहा, नहीं। मृत्युंजय ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, यहाँ आओ कामिनी। कामिनी ने कहा, मैं पहले ये साफ कर देती हूँ। मृत्युंजय ने कहा, ठीक है, जल्दी आना। कहकर बिस्तर पर अपनी कमर टेक कर लेट गया। वो कामिनी को ये बताने आया था कि वो शादी कर चुका है और अब वो उसका इंतजार न करे। दूसरा, वो यहाँ वरुण से भी मिलने आया था। मिस्टी की शादी की वजह से उसने वरुण को यहाँ शिफ्ट कर दिया था। कामिनी जल्दी से नीचे फर्श पर से फैली गंदगी को साफ किया। फिर वो मृत्युंजय के पास आई। मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़ा। कामिनी मन में सोचने लगी, इसे लगता है कि मैं इससे प्यार करती हूँ, पर यह नाटक अब सिर्फ कुछ देर के लिए है, क्योंकि कल आरोही की मौत का सारा इल्जाम इसी पर होगा। और मिस्टर मृत्युंजय, तुम्हारे पीछे भी मैंने बहुत मेहनत की है, मगर तब तक जब तक तुम ठीक थे। अब न मुझे तुम चाहिए और न तुम्हारी ये जायदाद, क्योंकि बजाज परिवार के पास आज भी इतनी जायदाद है कि वो तुम्हारे जैसे 10 परिवारों को खरीद सकता है। और आरोही के मरने के बाद वो सब मेरा होगा। और अब मैंने ये भी सोचा है कि वो बेचारी अकेली क्यों मरे, तुम्हें भी मैं उसी के साथ मार दूंगी। कामिनी ने कहा, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। और ये कहकर कामिनी बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसके सामने वरुण आ गया। वरुण ने कहा, जब तुम और मृत्युंजय बाहर बात कर रहे थे तब मैंने आरोही को तुम्हारे कमरे के बाथरूम में छुपा दिया था, तो ध्यान रहे कि मृत्युंजय बाथरूम में ना जा सके। और हाँ, ये लो, ये वही ड्रग है जिसकी वजह से वो बेवकूफ मृत्युंजय बेकाबू हो जाएगा और वो तुम्हारे साथ रिश्ता कायम कर लेगा। इसके बाद जब भी तुम प्रेग्नेंट होती हो तो उसे लगेगा कि तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा उसी का होगा। कामिनी ने कहा, वरुण,
तुम मेरे सामने फालतू की बातें ना ही करो तो बेहतर है, मैं अपना काम अच्छे से जानती हूँ। ये सुनकर वरुण वहां से चला गया। कामिनी ने अपने हाथ में उस ड्रग को देखा और वो मुस्कुराई। इसके बाद वो किचन की ओर गई और उसने नौकरों से एक प्लेट में खाना निकलवा कर ले लिया। उस प्लेट को लेकर वो अपने उसी रूम में आई। उसे वहां जब मृत्युंजय नहीं दिखा तो वो बाहर गई। बाहर कई सारे आदमी खड़े थे और वहां आरोही भी थी। तभी उन सब लोगों के पीछे से एक आदमी निकल कर आया और उसने कहा, हिम्मत कैसे हुई रावत परिवार की पत्नी को यहाँ जबरन लाने की। कहते हुए अद्विजय उन सभी बॉडीगार्ड के बीच से निकलकर आ गया। उसके हाथ में बंदूक थी। जब आरोही ने देखा कि उसके सामने खड़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका पति अद्विजय है तो वो उसकी ओर भागना चाहती थी, मगर तभी नौकर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रुकिए। फिर उन्होंने कहा, अद्विजय रावत, आप यहाँ क्या लेने आए हैं? वो इसलिए कि आपने बीवी को यहाँ हमारी इजाजत के बिना लाने की हिम्मत की है। अद्विजय ने कठोर आवाज में कहा, मिस्टर रावत, मैं समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? नौकर ने कहा। उनकी बात सुनकर आरोही ने कहा, ये मेरे पति है। कहकर वो नौकर से अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ी। अब रावत और प्रजापति परिवार के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अद्विजय से कोई बात नहीं की। वहीं आरोही जो एक एक कदम रख अद्विजय और अपने बीच के फासले को खत्म कर रही थी। उसकी आंखें अद्विजय को देखकर चमक रही थी। उसके पास आकर उसने अद्विजय को गले लगा लिया। अद्विजय की खुशबू को महसूस कर उसने एक सुकून भरी सांस ली। अद्विजय ने आरोही के कंधे पर हाथ रखा और बोला, आरोही चले। आरोही ने अपनी गर्दन उठाई और अद्विजय की सर्द आंखों में देखकर हाँ में गर्दन हिलाई। अद्विजय फिर उसे वहां से ले गया। वो सभी बॉडीगार्ड जो बंदूकें लेकर अद्विजय के साथ आए थे वो सभी अपनी अपनी कार में जाकर बैठ गए और ड्राइवर ने अद्विजय की कार का दरवाजा खोला। अद्विजय ने आरोही को पहले बैठने में मदद की, फिर वो उसी के पास बैठ गया। वो कार में बैठा काफी सख्त दिखाई दे रहा था। वहीं आरोही काफी शांत बैठी थी। वो चाहती थी कि अद्विजय ही पहले कोई बात शुरू करे, मगर वो था कि कुछ कह ही नहीं रहा था। आखिर में आरोही ने हिम्मत करके अद्विजय के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, अद्विजय, आपको क्या हुआ है? अद्विजय ने अचानक आरोही का हाथ पकड़ा और उस पर दबाव डालते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? वहीं उसके आरोही की कलाई पकड़ने से उसे दर्द हो रहा था। उसने अद्विजय से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर अद्विजय की पकड़ उस पर कसती ही जा रही थी। तभी आरोही के कानों में अद्विजय का सवाल गूंजा, जिसे सुनकर आरोही चौंक गई। आरोही डरते हुए बोली, अद्विजय, आपको क्या हुआ है? आप जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ है, फिर भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अद्विजय, मैं तंग आ चुकी हूँ आपकी शक करने की आदत से। अद्विजय ने उसकी बात सुन आरोही के हाथ पर अपनी पकड़ा ढीली करते हुए कहा, घर चलकर बात करते हैं। आरोही एक एक गहरी सांस ली। कुछ ही देर में उनकी कारों का काफिला महल पहुंच गया। महल में कदम रखते ही आरोही ने अपने से आगे चल रहे अद्विजय से कहा, एक बार हमारी बात तो सुनिए। कहकर उसने उसका हाथ पकड़ा, मगर अद्विजय ने गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। आरोही ने कहा, आप हमेशा से निर्दयी और कठोर रहे हैं, आपको हमारी कोई परवाह नहीं। जाते हुए अद्विजय ने उसके ये शब्द सुने, मगर वो उसे बिना कुछ कहे वहां से चला गया। तभी उसके कानों में एक नौकर के चिल्लाने की आवाज आई, छोटी मालकिन। ये आवाज सुनकर अद्विजय पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि आरोही अचानक से फर्श पर गिर गई है। वो दौड़कर उसके पास गया और उसने उसे जल्दी से बाहों में उठाया और उसे अपने रूम में ले गया। एक नौकरों ने जल्दी से ये बात घर के बाकी लोगों को बता दी कि आरोही घर पहुंच चुकी है और वो बेहोश हो गई है। उस नौकर की बात सुन सभी आरोही के कमरे में इकट्ठा हो गए। जब डॉक्टर आई तो अद्विजय को छोड़कर बाकी सभी कमरे से बाहर निकल गए थे। वहीं अद्विजय अपने हाथ पीछे बांधे हुए इधर से उधर बेचैनी के कारण चल रहा था। डॉक्टर ने उसके पास आकर उससे कहा, मिस्टर रावत। डॉक्टर की आवाज सुनकर अद्विजय ने कहा, मेरी पत्नी बेहोश हो गई है, आप इन्हें एक बार चेक कर ले। उस डॉक्टर ने बड़े आराम से कहा, मैं देखती हूँ, तब तक आप बाहर इंतजार कीजिए। डॉक्टर के कहने पर अद्विजय कमरे से बाहर चला गया। वहीं डॉक्टर ने आरोही को चेक किया और फिर कुछ देर बाद वो बाहर आई और अद्विजय से बोली, लगता है आपकी पत्नी कमजोरी के कारण बेहोश हो गई है। इतना कहकर वो किसी गहरी सोच में डूब गई। अद्विजय ने उनके चेहरे के बदले भाव को देखकर पूछा, क्या आप कुछ और भी कहना चाहती हैं? हाँ मिस्टर रावत, एक्चुअली सच बताएं तो आपकी पत्नी की बॉडी बेहद कमजोर है। शायद अभी कुछ साल तक उनका प्रेग्नेंट होना सही नहीं होगा। अगर वो प्रेग्नेंट होती भी है तो आपको उनका बहुत ख्याल रखना होगा और हाँ, कुछ टाइम तक उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाना अवॉइड करे। वो काफी ज्यादा वीक है। डॉक्टर की बात सुनकर अद्विजय चौंक गया। उसने कहा, क्या क्या सच में ऐसा है? डॉक्टर ने कहा, हाँ हमें यही लगता है, बाकी आप इन्हें अस्पताल लेकर आइए। ठीक है, अद्विजय ने कहा तो स्मृति जी बोली, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद जल्दी से अद्विजय कमरे में गया। उसने जाकर आरोही के हाथ को पकड़ा। आरोही ने उसे अपने पास महसूस कर अपनी आंखें खोली और फिर से बंद कर ली। अद्विजय ने खुश होकर उसके माथे पर किस किया और कहा, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमें कब से इंतजार था। ये कहकर वो अपनी अलमारी के पास गया। उसने एक बार मुड़कर देखा कि आरोही जाग तो नहीं रही है। ये देखकर कि वो अभी भी सोई हुई है, वो रूम से बाहर आ गया। धानी जो वहीं हॉल में टहल रही थी, उसने अद्विजय को देख कहा,
क्या हुआ है डैडी? मम्मा आपकी मम्मा कल ठीक हो जाएंगी, आप चिंता न करें लिटिल प्रिंसेस। आओ डैडी, तुम्हें डिनर कराते हैं। देवांश ने जब नोटिस किया कि